हेलो दोस्तों, अग्रणी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश गौर। हिंदी व्याकरण के आज के क्लास में हम हिंदी व्याकरण के जो टॉपिक पढ़ेंगे वो मात्रा एवं मात्रा के चिन्ह, दूसरा हलंत किसे कहते हैं, तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे पंचमाक्षर नासिकीय व्यंजन, पंचमाक्षर या नासिकीय व्यंजन का प्रयोग अनुस्वर के रूप में और उनके उच्चारण करने का नियम, और चौथा टॉपिक होगा हमारा र के विभिन्न अनुप्रयोग या र के विभिन्न प्रयोग। तो चलिए पहला टॉपिक हम लेते हैं, मात्रा एवं मात्रा के चिन्ह या मात्रा एवं मात्रा के चिन्ह। पहला जो टॉपिक होगा हमारा, इस टॉपिक के संबंध में अगर हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन आता है कि मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा किसकी होती है, मात्रा कितने प्रकार की होती है, तो पहला जो क्वेश्चन है आप सोचिएगा कि क्या आप मात्रा की परिभाषा बता सकते हैं। वीडियो पॉज करके भी आप जो है सोच सकते हैं। अगर आप जो है इसका आंसर नहीं बता सकते हो एक लाइन पे, तो फिर आपके लिए ये क्लास या आपके लिए वीडियो यूजफुल होने वाला है। तो चलिए हम जो है जानते हैं कि मात्रा किसे कहते हैं। जैसे हम ये यहां लिख लेते हैं मात्रा, और मात्रा की जो है दो तीन कुछ परिभाषाएं वन लाइनर में। ओके, तो पहला जो पॉइंट है, देखिए मात्रा किसे कहते हैं। मात्रा स्वरों के उच्चारण करने में जो लगा समय है वो मात्रा होती है, उसे हम मात्रा कहते हैं। पहला आंसर या पहला टाइप जो है, पहली परिभाषा। मात्रा की दूसरी परिभाषा है व्यंजनों के साथ स्वरों को जिन प्रतीक चिन्हों से हम दर्शाते हैं, जिन प्रतीक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है वही प्रतीक चिन्ह जो है मात्रा कहलाते हैं। तीसरा, दो परिभाषा हो गई। तीसरी परिभाषा है जब स्वर और व्यंजन का आपस में योग किया जाता है या स्वर और व्यंजन को आपस में मिलाया जाता है, तो स्वर का जो वास्तविक रूप होता है वो परिवर्तित हो जाता है। तो स्वर का परिवर्तित वास्तविक रूप ही मात्रा कहलाती है। ओके, ये हम उदाहरण में भी देखेंगे, लेकिन इस साथ में नोट भी करेंगे। तो पहली परिभाषा हमने क्या बताई है कि स्वरों के उच्चारण में लगा समय, स्वरों के उच्चारण में लगा समय, उसे हम मात्रा कहते हैं। पहली परिभाषा हो गई। दूसरी कि व्यंजनों के साथ स्वरों को जिन प्रतीक चिन्हों से दर्शाया जाता है, व्यंजनों के साथ स्वरों को जिन प्रतीक चिन्हों से दर्शाया जाता है वही हमारी मात्रा कहलाती है। ओके, तीसरी परिभाषा क्या है कि यदि स्वर और व्यंजन का योग हो, ओके, तो स्वर का जो परिवर्तित रूप है, स्वर का परिवर्तित रूप जिस रूप में हम दर्शाते हैं वही मात्रा होती है। ओके, इसका उदाहरण देखिएगा। अगर हम जो है क रहित व्यंजन, क स्वर रहित व्यंजन और आ को मिला देते हैं तो ये व्यंजन है, ये स्वर है। तो देखिए यहां तो स्वर अपने आप में अपने रूप में वास्तविक रूप में है, लेकिन जब ये जो है व्यंजन के साथ योग किया जाएगा तो ऐसा देखा जाता है। यानी यहां जो है हम ये आ की ये मात्रा हो गई है। ओके, इसी तरह से अगर हम क और ई को आपस में संयोग करवाते हैं तो इस समय तो देखिए ई का ये वास्तविक रूप है, यानी ई स्वर का वास्तविक स्वरूप है। जब इसे व्यंजन के साथ संयोग करवाया जाता है तो ये ई जो है किस रूप में चेंज हो जाती है, ये, यानी ई का जो प्रतीक चिन्ह है वो कैसा है, ऐसा। ओके, या जब जो है क और ऊ को मिलाया जाता है या ऊ का संयोग करवाया जाता है, क स्वर रहित व्यंजन है और ऊ एक स्वर है, तो इनके संयोग से जो है जो ये ऊ है इसका परिवर्तित रूप किस रूप में होता है, इस रूप में। ओके, तो ऊ की मात्रा कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। ओके, तो देखिए इसीलिए जो है ये इनकी स्वरों की एक बहुत अच्छी तीन जो परिभाषाएं हैं। स्वरों के उच्चारण में लगा समय, उसे हम मात्रा कहते हैं, या व्यंजनों को
व्यंजनों के साथ जिन प्रतीक चिन्हों के द्वारा हम स्वरों को दर्शाते हैं वो मात्रा कहलाती है। ओके, या स्वर और व्यंजन का जब संयोग करवाया जाता है तो स्वर का जो परिवर्तित रूप होता है, वास्तविक रूप परिवर्तित हो जाता है, उसी को ही हम मात्रा कहते हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन हमारे सामने था कि मात्रा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर जो है आप ये लिख सकते हैं या ये बता सकते हैं। दूसरा मात्रा के संबंध में क्वेश्चन होता है कि मात्रा किन की होती है, ओके, या कितनी होती है। तो मात्रा जो है 2 से अधिक नहीं होती है और मात्रा जो है सिर्फ स्वरों की ही होती है, स्वरों की होती है। ओके, व्यंजनों की नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्यंजनों का उच्चारण जो है वो स्वरों की सहायता से ही करवाया जाता है। ओके, तो आप लोग ये साथ में नोट भी करते रहिएगा, ये आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है एग्जाम में। और ओके, इसके बाद देखिए यही इसी टॉपिक में जो है जो हमने डिस्कस किया है कि मात्रा किसे कहते हैं, और तो मात्रा की परिभाषा हमने जान ली है। अगला हमारा जो इस पे क्वेश्चन है कि मात्रा चिन्ह कौन कौन से हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला में जो है 11 स्वर हैं, अ से औ तक। ओके, तो अ को छोड़कर शेष जितने भी हैं उनके लिए जो है मात्रा चिन्ह होते हैं, यानी अ का मात्रा चिन्ह नहीं होता है। ओके, क्योंकि अ सभी व्यंजनों के साथ ऐसे ही उपस्थित होता है। ओके, तो हम एक टेबल बनाएंगे कि मात्राओं की पहचान और वो किन वर्णों की जो है मात्राएं हैं। तो पहला हम लिखेंगे वर्ण या फिर स्वर, क्योंकि स्वरों की ही मात्रा होती है, और उनके मात्रा चिन्ह और उदाहरण भी लिखेंगे कि कैसे जो है वो शब्द के साथ मात्रा लगाई जाती है। तो देखिए आ की मात्रा नहीं होती है तो आ का मात्रा चिन्ह हम लिखेंगे नहीं, तो आ से शुरू करते हैं। आ और ई उ और री, ए आई, ओ औ। हिंदी वर्णमाला में जो ये स्वर हैं इन्हीं की ही मात्रा होती है, और इनके जो मात्रा चिन्ह हैं वो हम देखिए यहां पहचान करते हैं। आ का मात्रा चिन्ह ये ऐसा होता है खड़ी पाई के रूप में, ऊपर ये माथा। ई की मात्रा होती है ये खड़ी पाई में जो है ऐसे अपनी दाईं तरफ ऐसे मोड़ देना है, और ई की मात्रा होती है ये खड़ी पाई और इसके रूप में, और ऊ की मात्रा होती है ऐसे किसी स्वर रहित व्यंजन के नीचे पद चिन्ह में, पद में जो है ऐसे घुमा देना, और ऊ की मात्रा होती है ऐसे, री की मात्रा ऐसे। उदाहरण के लिए जैसे क और क्री ये रहा है जो, ओके, तो ये नीचे लिख देते हैं। ए की मात्रा एक ऐसे होती है, आई की मात्रा आई ऐसे होती है। ओके, ये ए की मात्रा है और ये आई की मात्रा है। ओ की मात्रा ओ, और आओ की मात्रा आओ। ये जो है इन सभी के मात्रा चिन्ह है, और मात्रा चिन्हों के साथ साथ हम ये उदाहरण भी देखते हैं। अगर किसी स्वर रहित व्यंजन के साथ आ की मात्रा जोड़ते हैं, तो जैसे क ये स्वर रहित व्यंजन है और आ, तो ये क्या बन जाएगा का। जैसे बाराकड़ी होती है हिंदी वर्णमाला में क का की कु कु के कई, तो वहां ये लिखे हुए देखने को मिलते हैं। ओके, और ई की मात्रा अगर स्वर रहित क के साथ लगा देंगे तो ये क्या बनेगा की, और अगर स्वर रहित क यानी व्यंजन के साथ ई की मात्रा लगाएंगे तो फिर ये ऐसे लिखा जाता है। और इसी तरह से अगर स्वर रहित व्यंजन के साथ ऊ की मात्रा लगाते हैं यानी ऊ लिख देते हैं तो फिर
ये ऐसा लिखा जाता है। और साथ ही ये क यानी स्वर रहित क के साथ अगर ऊ की मात्रा होगी तो फिर कु, और अगर स्वर रहित क के साथ री की मात्रा होगी तो फिर ये ऐसे मात्रा लगाई जाती है। नेक्स्ट है स्वर रहित क के साथ यानी हलंत स्वर के साथ, हलंत क के साथ अगर ए की मात्रा हो तो फिर ये के ऐसे बन जाता है। और इसी के साथ आगे क यानी स्वर रहित क के साथ अगर आई की मात्रा हो तो फिर ये काई ऐसे लिखा जाता है। और साथ ही नेक्स्ट है ओ की मात्रा यानी स्वर रहित क के साथ अगर ओ की मात्रा होगी तो फिर को ऐसे लिखा जाएगा। और अगर स्वर रहित क के साथ जो है आउ की मात्रा होगी तो फिर ये काऊ ऐसे लिखा जाता है। तो जितने भी जो हमारे जो व्यंजन है उनके साथ ये स्वरों की जो ये मात्रा चिन्ह है, ये जो मात्रा प्रतीक चिन्ह है, इनको हम ऐसे लिखते हैं। तो ऐसा ये सभी रहता है। ओके, तो हमने अभी जो है मात्रा किसे कहते हैं और उन मात्राओं के चिन्ह और उनके किस तरह से हम प्रयोग करते हैं या किस तरह से उनको लिखा जाता है, ये हमने पढ़ा है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ते हैं आगे। जैसे देखिएगा आप लोग ये देख रहे होंगे ना कि स्वर रहित क के साथ ये हमने राइट हैंड साइड की तरफ के लिए जो है थोड़ा सा ये एक लाइन खींच दी गई है, तिरछी लाइन जो है, ओके, किसी व्यंजन के नीचे। तो यही हम पढ़ते हैं आगे, जो हमारा इसमें टॉपिक होगा जो है। ओके, देखें तो दूसरा टॉपिक कौन सा है हमारा, हलंत। हलंत किसे कहते हैं और इसकी पहचान क्या होती है। ओके, तो ये आप जो है अच्छे से ये नोट कर लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं हम कि ये हलंत किसे कहते हैं, इसको भी पहचानते हैं। छोटा सा टॉपिक है, आप समझ जाएंगे। ओके, तो देखिए अगला हमारा कौन सा टॉपिक है, ये क्या है, हलंत किसे कहते हैं। तो आप ये कई बार देखते होंगे अखबार में या फिर किसी बुक में या कहीं कोई लिखते हैं। जैसे हम ये क व्यंजन ले लेते हैं तो इस तरह से होता है लिखा हुआ, ठीक है। तो देखिए हलंत किसे कहते हैं, हलंत। तो हम ये नोट कर सकते हैं कि किसी व्यंजन के नीचे जो तिरछी लाइन होती है, तिरछी लाइन होती है, ये इसी को ही हलंत कहते हैं। और इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है हलंत। हलंत का मतलब होता है स्वर रहित व्यंजन। ओके, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, आधा व्यंजन। ओके, इसका मतलब यही होता है, आधा। तो जैसे देखिएगा त को अगर स्वर रहित लिखा जाएगा तो त, द को अगर स्वर रहित लिखा जाएगा तो ऐसे ये तिरछी लाइन लगाई जाती है। ओके, इसी को ही हलंत कहते हैं। ठीक, तो जैसे अगर हम जो है ये क्या ऐसे लिखते हैं तो कुछ लोग जो है इसका इस्तेमाल या कहीं पर ऐसे भी देखने को मिलता है, क्या चलन में नहीं है लेकिन इसका मतलब ऐसा ही होता है। ओके, तो हलंत का जो है बहुत सिंपल है कि हलंत का मतलब होता है जब व्यंजन स्वर रहित हो, यानी उसके साथ स्वर का उच्चारण नहीं किया जा रहा होगा, तो उसके नीचे जो है हम ये तिरछी लाइन ऐसे लगा देते हैं तो वह हलंत वाला व्यंजन कहलाता है। ओके, या फिर आधा व्यंजन जो होता है, समझ गए। ओके, तो ये दूसरा टॉपिक भी हमारा क्लियर हो गया है। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पंचमाक्षर या नासिकीय व्यंजन, इनका प्रयोग अनुस्वर के रूप में। ओके, इनका प्रयोग अनुस्वर के रूप में। तो देखें ये भी आसान है बहुत। तो पहले देखिए जैसे हमने जो है वर्णमाला स्वर और व्यंजन में पढ़ा था, व्यंजनों में जो है आखिरी के जो वर्ण हैं तो अंग, या, अण, न और म। देखें ये सभी जो है व्यंजन वर्ग के पंचमा अक्षर है। ऐसा क्यों, जैसे क, ख, ग, घ और पांचवा ये हो गया अंग। इसी तरह से प,
फ, ब, भ और ये म पांचवा। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? पंचमाक्षर कहते हैं। ओके, ये सभी। तो इन पंचमाक्षरों का उपयोग लिखने में या इन पंचमाक्षरों का जो लिखने का जो तरीका है आजकल शब्दों में या किसी अन्य और भाषा में जो है, तो इसके लिए जो प्रतीक चिन्ह उपयोग किया जाता है वो है अनुस्वर। अनुस्वर के रूप में, जैसा कि हमने वहां लिखा हुआ है। ओके, अनुस्वर भी हम जानते हैं, हमने ये पढ़ा था अंगा। तो ये जो है यहां बिंदी लिखा हुआ है, यानी यही क्या है? अनुस्वर है। ओके, तो इन पंचमाक्षरों का उपयोग लिखने में अनुस्वर के रूप में किया जाता है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि लिखा हुआ तो ये अनुस्वर के रूप में है, यानी ये इसको अगर ऐसे बोले अंगा, अंग की बिंदी में, लेकिन किस रूप में इसका जो है उच्चारण किया जा रहा होगा, किसकी जगह ये लिखा गया होगा, तो उसके लिए जो है हम दो नियम पढ़ेंगे और उनमें से आसानी हो जाएगी। तो एक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं यहां पर जो है, जैसे पंकज, गंगा, इनमें ये अनुस्वर का उपयोग किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये अनुस्वर जो है ये इन पंचमाक्षरों में से जो है किन के रूप में उच्चारण किया जा रहा होगा? क्वेश्चन बनता है ना, ये किसके रूप में उच्चारण किया जा रहा होगा? क्या मां के रूप में, ना के रूप में, अणा या अंगा के रूप में जो है। ओके, तो ये हम आज ये पहचानेंगे, ठीक। तो पंचमाक्षरों का, अच्छा, इन्हें जो है अनुस्वरों को नासिक्य, नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जो है नाक से भी वायु आती है। ओके, चले तो इनको समझते, देखिए कि पंकज में जो है कौन सा ये पंचमाक्षर उच्चारण किया जा रहा होगा, ठीक है। या फिर जो है दंत में कौन सा ये उच्चारण किया जा रहा होगा, पंचमाक्षर, ठीक है। या फिर मंच में कौन सा पंचमाक्षर उच्चारण किया जा रहा होगा। है तो ये अनुस्वर के रूप में है ना लिखा हुआ, लेकिन जिस तरह से हम समझ रहे हैं कि हर जगह पर अपने मन मुताबिक कि म का इस्तेमाल किया जा रहा होगा या आधा न के रूप में उच्चारण किया जा रहा होगा या किसी का रूप है, तो हम ये पहला नियम जानते हैं। देखिए नियम फर्स्ट, इसके लिए व्यंजनों में जो है हम पढ़ते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन होते हैं क से म तक। ओके, तो ये स्पर्श व्यंजन जो है हमें यहां हेल्प करेंगे। पहला नियम क्या है कि किस रूप में जो है हम इसको पहचान सकते हैं। पहला नियम है जिस भी स्पर्श व्यंजन से पहले, यानी जिस भी स्पर्श व्यंजन से पूर्व अनुस्वर का इस्तेमाल किया जा रहा होगा या अनुस्वर को लिखा गया होगा, उसी स्पर्श व्यंजन का जो पांचवा वर्ण होता है वही या उसी के ही रूप में इस अनुस्वर का उच्चारण किया जाता होगा। ओके, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जिस स्पर्श व्यंजन से पूर्व या जिस स्पर्श व्यंजन से पहले अनुस्वर का उपयोग किया जाता है या अनुस्वर को लिखा जाता है, उसी स्पर्श व्यंजन के पांचवें वर्ग या पांचवा वर्ण, और ये पांचवा वर्ण ये है, उसी स्पर्श व्यंजन के पांचवें वर्ण के रूप में ये अनुस्वर उच्चारण किया जा रहा होगा, लेकिन लिखा जाता है ये अनुस्वर के रूप में। ओके, और इसको समझते हैं उदाहरण के लिए जो है। देखिए अगर हमारे सामने जो है ये कंगन है, अगर हमारे सामने जो है गंगा है, ये शब्द है, और यदि हमारे सामने जो है पंकज है, जो हमने ये क्वेश्चन लिखे थे, तो इनको समझते हैं पहले। आप देखिए इस शब्द में ये का भी स्पर्श व्यंजन है, ये भी स्पर्श व्यंजन, ये भी स्पर्श व्यंजन है, लेकिन इनमें से किस स्पर्श व्यंजन से पहले, किन स्पर्श व्यंजनों से पहले अनुस्वर लिखा जा रहा है? ये भी ग भी स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन से पहले क के ऊपर अनुस्वर है। ओके, और ग भी स्पर्श व्यंजन है, तो स्पर्श व्यंजन से पहले अनुस्वर का उपयोग, और यहां क जो है फिर आया, तो क से पहले क्या है? ये स्पर्श, क एक स्पर्श व्यंजन है, ठीक है, और ये इससे पहले अनुस्वर उपयोग किया जा रहा है, ठीक। तो क का पांचवा क्या है? अंगा।
ओके, क का पांचवा और ग का भी पांचवा क्या है? अंगा। ओके, इसी तरह से यहां ग का भी पांचवा वर्ण क्या है? अंगा। तो अगर हमने कहा ना कि जैसे जो कोई स्वर रहित व्यंजन होता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? हलंत के रूप में लिख सकते हैं। अभी हमने ये पढ़ा था हलंत के साथ में जो है। तो यहां पे ये जो अनुस्वर है इसको हलंत के रूप में कैसे लिखेंगे? क्या देखेंगे? कंग गन, कंग अंगन। ओके, और गंगा, गंगा को कैसे उच्चारण किया जा रहा है? ग आधा अंग गा, गंगा। और पंकज, प आधा अंग क ज, तो पंकज, ये हो गया है। ओके, देखिए पंकज और गंगा, इन दोनों को देखिएगा कि इनका उच्चारण अगर आप करेंगे तो इन पंचमाक्षरों में से जो है किसका उच्चारण आ रहा होगा? क्या पणकज होता है? नहीं। पंकज होता है? नहीं, यानी आधा म आधा न भी नहीं आएगा। पंकज होता है? यहां भी नहीं आएगा। तो क्या होता है अगर आप रोक करके इसका उच्चारण करेंगे? प अंग कज, पंकज। ओके, तो पहला नियम जो है ये आप समझ गए, इनको ऐसे जानने के लिए। बाकी कुछ और भी हम नोट कर लेते हैं साथ ही साथ कि किन किन के बारे में जो है ये हम सब समझ सकते हैं। देखिएगा इस पहले नियम से जो है हमारे सामने, जैसे हमने ये एक लिखा पंकज, ओके, गंगा, ठीक है। तो यहां जो है किसका आधा है? कौन सा पंचमा अक्षर है? ये है ना, अंगा। तो ये कैसे लिखा गया होगा? प अंग क ज, पंकज। या फिर ये गंगा को कैसे लिखा गया है? ग अंग गा, गंगा। और नेक्स्ट हमारा एक और है मंच और उदाहरण। ओके, और कुंज, कुंज। तो इसमें देखिएगा च है ना, च से पहले ये अनुस्वर है और ज से पहले इस सब शब्द में अनुस्वर है, ठीक है। तो ज का पांचवा क्या है? य, च छ ज झ य। च का पांचवा क्या है? च छ ज झ य, ये पांचवा यही है। ओके, तो इसीलिए यहां पंचमाक्षर कौन सा उच्चारण किया जा रहा होगा? य, वो भी हलंत वाला य। तो ये कैसे लिखा जाएगा? म आधा य और च, मंच। और ये कुंज कैसे लिखा गया होगा? कु आधा य और ज, कुंज। ओके, इसी तरह से दंत, ये तो आसान है, त से पहले है तो त का पांचवा क्या है? त थ द ध न। ओके, और इसी प्रकार से अगर एक और है बंद, बंद, तो इनमें कौन सा है? ये न, त थ द ध न, इनसे पहले। तो ये दंत और बंद। ओके, और भी हम देख सकते हैं डंडा और झंडा, आजकल ऐसे लिखे जाते हैं। ओके, तो ड, ट ठ ड ढ अण, यहां भी ड है, ट ठ ड ढ अण। तो ये ट ठ ड ढ यानी ट वर्ग का पांचवा क्या है? अण। तो आधा अण ये इस्तेमाल किया जा रहा है, ये हलंत वाला जो है। ओके, तो ये डंडा ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिखा जाता था पहले, और झंडा ऐसे भी लिखा जाता था। ओके, तो ये पहला जो नियम है पंचमाक्षरों का अनुस्वर के रूप में प्रयोग लिखा गया। ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए टाइपिंग में भी या कंप्यूटर में भी, और थोड़ा लिखने की सुविधा के लिए जो है हर एक भाषा और हर एक लिपि के लिए जो है ये काम किए जाते हैं उसके विकास के लिए। तो आजकल ये सुविधा के लिए जो है इन पंचमाक्षरों का जो उपयोग है वो अनुस्वर के रूप में किया जा रहा है और जो कि मान्य है। ओके, अब है नियम संख्या 2, नियम सेकंड। अगला नियम है ये तो हमने स्पर्श व्यंजन के लिए नियम पढ़ा है ना, स्पर्श व्यंजन से पूर्व अगर पंचमाक्षर हो तो ये सभी स्पर्श व्यंजन है, क से म तक के। लेकिन स्पर्श व्यंजनों के अलावा और भी तो व्यंजन है ना। ओके, तो दूसरा नियम है जब अंतःस्थ व्यंजन और संघर्षी व्यंजन इनसे पहले अनुस्वर का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है। ओके, अंतःस्थ व्यंजन और संघर्षी या फिर ऊष्म व्यंजन इनसे पहले यदि पंचमाक्षर का उपयोग किया जाता है तो उसके लिए कोई निश्चित नियम नहीं है।
जैसे कि देखिए कैसे, मतलब किस तरह से हो सकते हैं, देखिए संसार, ओके। स, तो स क्या है, संघर्षी व्यंजन है ना, ओके। और संयम, यह क्या है, अंतःस्थ व्यंजन है, तो इससे पहले आ गया है ये यह, तो कोई निश्चित नियम नहीं है कि किसके रूप में या किस पंचमाक्षर के रूप में जो इसका उच्चारण किया जा रहा होगा, ओके। या संहार, तो ह भी देखिएगा, ओके। या फिर जो है संरचना, ये भी एक शब्द आता है संरचना, ओके। तो ये पंचमाक्षर का या नासिकीय व्यंजन का प्रयोग अनुस्वर के रूप में, ये भी हमने पढ़ा है, ओके। अगला हमारा जो छोटा एक टॉपिक है, र के विभिन्न प्रयोग, ठीक है। तो इनको जो है नेक्स्ट उसमें हम पढ़ते हैं, देखिए